अधिकांश अंतरिक्ष संबंधी रिसर्च खगोलविदों द्वारा जमीन पर आधारित टेलीस्कोप्स द्वारा की जाती है, जबकि फिजिकल एक्सप्लोरेशन रोबोटिक अंतरिक्ष यानों द्वारा की जाती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाना, विभिन्न देशों को एकजुट करना और लंबे समय तक मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। अंतरिक्ष की खोज का प्रारंभिक युग यानी 1950 के दशक का समय संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच अंतरिक्ष दौड़ का युग था। आज के समय में कई देशों की अपनी स्पेस एजेंसी है जो कुछ नियमों और नीतियों के तहत काम कर रही है। विशेष रूप से 70 से अधिक सरकारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस और कई निजी कंपनियां वर्तमान में स्पेस रिसर्च से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई हैं। उनमें से कुछ उपलब्धि, क्षमताओं और वार्षिक बजट के मामले में दूसरों से बहुत आगे हैं। इन प्रमुख फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया में सरकारी और प्राइवेट दोनों टॉप स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की एक सूची तैयार की है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी। कैनेडियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1989 में की गई थी। 2018 में इसका वार्षिक बजट 24 करोड़ 40 लाख डॉलर था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 42 करोड़ 10 लाख डॉलर कर दिया गया था। 2020-21 में इस बजट के 32 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मुख्य रूप से नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ काम करते हुए विश्व अंतरिक्ष प्रयासों में अपनी रिसर्च, टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता का योगदान दिया है। इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का मोबाइल सर्विसिंग सिस्टम दिया है, जिसमें डेक्स्ट्रे, कैनाडाम-2 और कई रोबोटिक वर्क स्टेशन शामिल हैं। एजेंसी के पास ऊपरी वायुमंडल से परे रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। ये अपने ज्यादातर उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे अन्य देशों पर निर्भर करता है। हालांकि ये जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि कनाडा अब अपने ही देश में निर्मित लॉन्चर के निर्माण की योजना बना रहा है। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज, फ्रांस। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज की स्थापना 1961 में की गई थी। 2018 में इसका वार्षिक बजट 2 अरब 43 करोड़ यूरो था, जिसे 2020 में बढ़ाकर 2 अरब 78 करोड़ यूरो कर दिया गया। फ्रेंच स्पेस एजेंसी मुख्य रूप से सिविल एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष तक पहुंच, विज्ञान और टेक्नोलॉजी रिसर्च, लगातार विकास, सुरक्षा और रक्षा जैसे 5 क्षेत्रों पर केंद्रित है। एजेंसी वर्तमान में जर्मनी और अन्य सरकारों के साथ मिलकर मीथेन से चलने वाला एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसका उद्देश्य लागत में भारी कमी लाना और रियूजेबल रॉकेट की नवीनीकरण की अवधि को कम करना है। एजेंसी फॉर्मेशन फ्लाइंग नामक एक तकनीक भी विकसित कर रही है, जिसमें कई सैटेलाइट्स और उनके भारी कंपोनेंट्स को एक टाइटली कंट्रोल्ड कॉन्फ़िगरेशन में सतह से सैकड़ों फीट की दूरी पर एक ऑर्बिट में रखना शामिल है। इस एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से मेगाट्रॉपिक सैटेलाइट को ऑर्बिट में तैनात किया था, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जलीय चक्र का विश्लेषण कर रहा है। इटालियन स्पेस एजेंसी। इटालियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई थी और 2020 में इसका वार्षिक बजट 2 अरब यूरो था। इटालियन स्पेस एजेंसी ने 1996 में एक्स-रे में ब्रह्मांड की खोज करने के लिए बेपोसैक्स नामक अपने पहले बड़े सैटेलाइट मिशन को लॉन्च किया था। बाद में एजेंसी ने कई प्रमुख इंटरनेशनल स्पेस एक्सप्लोरेशन परियोजनाओं जैसे कैसिनी-ह्यूजेंस, मार्स एक्सप्रेस, मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर, वीनस एक्सप्रेस, जूनो और XMM न्यूटन पर सहयोग किया। इटालियन स्पेस इंडस्ट्री मानव अंतरिक्ष यान गतिविधियों में भी शामिल है। इसके शटल, मल्टीपर्पज लॉजिस्टिक मॉड्यूल कार्गो कंटेनर्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को उपकरणों के भंडारण और हस्तांतरण में एक महत्वपूर्ण फंक्शन प्रदान करते हैं। वर्तमान में एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल एरियन 5 प्रोग्राम में भागीदार है, जो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 11,000 किलोग्राम से अधिक का पेलोड डाल सकता है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर। जर्मन एरोस्पेस सेंटर की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका 2019-20 में बजट करीब 3 अरब 82 करोड़ यूरो था। जर्मन एरोस्पेस सेंटर एरोनॉटिक्स, ट्रांसपोर्ट,
एनर्जी, सिक्योरिटी और डिजिटलाइजेशन पर केंद्रित है। अपने खुद के मिशंस को संचालित करने के अलावा यह जर्मन सरकार की ओर से स्पेस प्रोग्राम को प्लान और इम्प्लीमेंट भी करता है। एजेंसी अल्ट्रा एफिशिएंट लो कार्बन डाइऑक्साइड पावर जनरेशन, सोलर थर्मल पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में ये एजेंसी गतिशीलता को बनाए रखे हुए है, संसाधनों की बचत कर रही है, पर्यावरण की रक्षा कर रही है और परिवहन सुरक्षा बढ़ा रही है। जर्मन एरोस्पेस एजेंसी की प्रमुख परियोजनाओं में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, गैलीलियो, मार्स एक्सप्रेस और शटल रडार टोपोग्राफी मिशन शामिल हैं। आने वाले वर्षों में ये एजेंसी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेवलपमेंट और स्पेस मिशन के कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करेगी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जक्सा। जक्सा की स्थापना 1993 में हुई थी और इसका वार्षिक बजट 2012 में 11 अरब 40 करोड़ येन था, जो 2020-21 में बढ़कर 57 अरब येन हो चुका है। जक्सा को जापानी सरकार के ओवरऑल एरोस्पेस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक कोर परफॉर्मेंस एजेंसी के रूप में डिजाइन किया गया था। जक्सा बुनियादी रिसर्च और विकास से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सभी कार्य संचालित करता है। यह कई एडवांस मिशन में शामिल है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च, चंद्रमा की संभावित मानवयुक्त खोज और एस्टेरॉयड की खोज शामिल है। जक्सा अन्य एजेंसियों के लिए सैटेलाइट विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। 2005 में जापान ने वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए मल्टीफंक्शनल ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट 1R लॉन्च किया था। एक साल बाद उन्होंने सीधे हवाई यातायात में मदद करने के लिए इसी सैटेलाइट का दूसरा वर्जन लॉन्च किया था और हाल ही में उन्होंने पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में पहला केन्याई सैटेलाइट लॉन्च किया। अभी जक्सा की मौजूदा समय में नासा के साथ कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट कोर सैटेलाइट, एक्वा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और द ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन शामिल है। टेस्टिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जक्सा का मुख्य फोकस रही है। 2018 में उन्होंने घोषणा की कि वे कीबो, जो कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है, से लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम का अध्ययन करने के लिए सोने के साथ सहयोग करेंगे। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में की गई थी। स्पेसएक्स ने अपने वार्षिक बजट की कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये एक प्राइवेट एजेंसी है। एक दशक पहले कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता था कि एक प्राइवेट कंपनी सरकारी स्पेस एजेंसी के साथ कम्पीट कर सकती है, लेकिन स्पेसएक्स की टीम की महत्वाकांक्षा, समर्पण और कड़ी मेहनत ने लोगों के मन को सचमुच बदल दिया। इस कंपनी ने कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो अब तक कोई दूसरी प्राइवेट स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। इस कंपनी ने पहला प्राइवेट फंडेड लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट फैल्कन 1 2008 में पृथ्वी के ऑर्बिट में लॉन्च किया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। 2012 में ड्रैगन ऑर्बिटल रॉकेट के लिए पहली propulsive लैंडिंग, 2015 में फैल्कन 9 ऑर्बिटल रॉकेट का पहला सफल पुनः उपयोग। आज स्पेसएक्स को सबसे सफल प्राइवेट अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य कीमत को कम करना और अंतरिक्ष तक पहुंच की विश्वसनीयता में सुधार करना है। 2016 में स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने मार्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को रिवील किया। एक साल बाद उन्होंने एक अपडेटेड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का अनावरण किया, जिसे अब बिग फैल्कन रॉकेट कहा जाता है। ये सबसे बड़ा और पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट होगा जो आज के समय में बनकर तैयार हो चुका है। इसे 2020 के दशक की शुरुआत में शेड्यूल किया गया है। बिग फैल्कन रॉकेट का उपयोग करते हुए कंपनी ने 2022 में बिना इंसानों के 2 मालवाहक स्पेसक्राफ्ट्स को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना बनाई है और 2024 को स्पेसएक्स इंसानों सहित 4 अन्य स्पेसक्राफ्ट्स को मंगल ग्रह पर उतारेगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 2018 में इसरो का वार्षिक बजट 1 अरब 50 करोड़ डॉलर था, जो 2019-20 में बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ग्रहों की खोज और स्पेस साइंस रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इसरो ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। एजेंसी मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसैट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS की एक सीरीज का रखरखाव करती है, जो क्रमशः टेलीकम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए देश की बढ़ती मांग को पूरा करती है। ये मौसम के पूर्वानुमान, नेविगेशन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेलीमेडिसिन, खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए उपयोगी स्पेसिफिक सैटेलाइट उपकरण और प्रोडक्ट्स भी विकसित करती है। इसरो अपने किफायती और विश्वसनीय लॉन्च सिस्टम के लिए जाना जाता है। भारत का पहला लूनर प्रोब 2008 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV XL रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। इस परियोजना के लिए अनुमानित लागत केवल $5 करोड़ 40 लाख थी। इसरो ने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा। इस मिशन के लिए कुल खर्च $7 करोड़ 50 लाख था, जिससे यह अब तक का द मोस्ट कॉस्ट इफिशिएंट मंगल मिशन बन गया। 2017 में इसरो ने PSLV C-37 का उपयोग करके एक बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसरो की प्रगति से प्रभावित होकर सरकार ने इसरो के बजट में 23% की वृद्धि की। एजेंसी अब रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, सिंगल एंड 2 स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल्स, सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स और ह्यूमन स्पेसफ्लाइट परियोजनाओं के विकास के साथ आगे बढ़ रही है। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। रशियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1992 में हुई थी। 2015 में इसका वार्षिक बजट $3 अरब 27 करोड़ था और 2017 में $2 अरब 66 करोड़ 40 लाख था। रोसकॉस्मोस रूस में सभी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक समन्वय केंद्र है। यह अंतरिक्ष यात्री परियोजनाओं और पृथ्वी की निगरानी सहित कई नागरिक गतिविधियों का संचालन करता है और रशियन फेडरेशन की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलिट्री लॉन्चेस का समन्वय करता है। नई रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन रीनेशनलाइज्ड रशियन स्पेस इंडस्ट्री और द यूनाइटेड रॉकेट एंड स्पेस कॉर्पोरेशन को मिलाकर बनी है। हालांकि स्पेस टेक्नोलॉजीज में इस देश का योगदान काफी समय पहले से है। 1955 और 1965 के बीच इसके पूर्व सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम ने दुनिया में कई प्रथम स्थान प्राप्त किए, जिसमें पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1, अंतरिक्ष में पहला पुरुष यूरी गागारिन और महिला वेलेंटिना टेरेशकोवा, एक से अधिक क्रूमैन को ले जाने वाली पहली अंतरिक्ष उड़ान वॉस्कोद 1 और चंद्रमा के आसपास के क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 1 शामिल है। सोवियत यूनियन के कार्यक्रम की समाप्ति के ठीक बाद रोसकॉस्मोस का गठन पूरी तरह से एक अलग युग में हुआ था। अब एजेंसी दूसरे देशों को लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है और अपने खुद के विभिन्न अंतरिक्ष यान मिशन करती है, जैसे ग्लोनास, नेविगेशन सैटेलाइट्स, टेलीकम्युनिकेशन और मिलिट्री सैटेलाइट्स। साथ ही संसाधनों का एक छोटा सा हिस्सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगा रही है। रोसकॉस्मोस वर्तमान में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से मंगल ग्रह पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए एक्सोमार्स मिशन पर काम कर रहा है। ये पूरी तरह से रोबोटिक मून बेस भी विकसित कर रहे हैं, जिसे 2025 के आसपास लॉन्च करने की योजना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई थी। 2018 में इसका बजट $7 अरब था और 2019-20 में $6 अरब 22 करोड़ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। अपनी स्थापना के बाद से यह सक्रिय रूप से चंद्रमा और दूसरे ग्रहों, टेलीकम्युनिकेशन, लॉन्च व्हीकल की डेवलपमेंट और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए मानव रहित एक्सप्लोरेशन मिशन में शामिल रहा है। एजेंसी का अपना लॉन्च सिस्टम एरियन है, जो पिछले 4 दशकों में कई पीढ़ियों के विकास से गुजरा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा विकसित सैटेलाइट्स और उपकरणों ने हमारे सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों को विजिट किया है, जिसमें मार्स एक्सप्रेस और नासा के सहयोग से विकसित कैसिनी शामिल है।
जो 2004 से शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रोसेटा नामक स्पेस प्रोब ने धूमकेतु 67P चुरिमोव गेरासिमेन्को की नजदीकी तस्वीरें ली। इस एजेंसी का स्पेस टेलीस्कोप गाइया वर्तमान में अभूतपूर्व सटीकता के साथ अरबों खगोलीय पिंडों की मैपिंग कर रहा है। अन्य प्रमुख हालिया परियोजनाओं में वीनस एक्सप्रेस शामिल है, जो वीनस के चारों ओर अपने ध्रुवीय ऑर्बिट से लगातार डेटा भेज रहा है। लिसा पाथफाइंडर, जो ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन कर रहा है, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा लीड कर रहा है। एजेंसी के पास वर्तमान में बृहस्पति और मरकरी और अन्य ग्रहों के लिए योजनाएं हैं, जो ऊर्जावान ब्रह्मांड का निरीक्षण करेंगे और डार्क मैटर का अध्ययन करेंगे। एजेंसी अपने गैलीलियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की अगली पीढ़ी को भी विकसित कर रही है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका वार्षिक बजट 2017 में करीब $11 अरब था। चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्पेस मिशंस की योजना बनाने और उन्हें लागू करने का कार्य करती है और स्पेस रिसर्च से संबंधित सरकारी समझौतों पर मंजूरी देती है। दुनिया भर में दूसरी स्पेस एजेंसीज के विपरीत चाइनीज स्पेस एजेंसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ शामिल नहीं है। वास्तव में इसका अपना एक छोटा स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा ये लॉन्ग मार्च नामक एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम का उपयोग करके अपने आप नियमित लॉन्च करता है। 2003 के बाद से चाइना ने कई मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशनों का संचालन किया है और अब तक 11 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में यात्रा की है। 2012 में शेंजो 9 पर सवार एक 3 अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डॉक किया। इसे प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन तियांगेंग 1 से जोड़ा। 2014 में चाइना ने अपने पहले रोबोटिक लूनर लैंडर और रोवर का उपयोग करके सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की, जिसका नाम चैंग-ई था। इसके अलावा 2007 में चीन ने सफलतापूर्वक अपनी मशीनों पर एक एंटी सैटेलाइट परीक्षण भी किया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। 2018 में नासा का वार्षिक बजट $20 अरब 70 करोड़ था, जो 2019-20 में बढ़कर करीब $22 अरब 60 करोड़ हो गया। 6 दशकों से नासा ने शांतिपूर्ण स्पेस एक्सप्लोरेशन का नेतृत्व किया है। पृथ्वी, अन्य ग्रहों, सौरमंडल, आकाशगंगाओं और हमारे ब्रह्मांड के बारे में खोज की है। ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। इसकी स्थापना के बाद से अमेरिका में अधिकांश स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयासों का नेतृत्व नासा द्वारा किया गया है, जिसमें स्काई लैब स्पेस स्टेशन, एक आंशिक रूप से रियूजेबल लो अर्थ ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जिसे स्पेस शटल नाम दिया गया है, और सबसे लोकप्रिय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और अपोलो मून लैंडिंग मिशन शामिल है। हम में से ज्यादातर लोग नासा के काम के बारे में कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यह कितने अलग अलग काम करता है। नासा 4 मिशन निदेशालयों से बना है। एरोनॉटिक्स रिसर्च फॉर डेवलपिंग एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजीज, पृथ्वी, सौरमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज और अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और मानवयुक्त कार्यक्रमों के प्रबंधन से संबंधित, जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च संबंधी मिशन, स्पेस कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। जॉनसन स्पेस सेंटर, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और लैंगली रिसर्च सेंटर सहित कई रिसर्च सेंटर नासा से जुड़े हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सफलतापूर्वक 200 से अधिक मानवयुक्त उड़ानें लॉन्च कर चुकी है और वर्तमान में 70 से अधिक मिशनों पर काम कर रही है। इसके कुछ महान मिशनों में अपोलो, हबल स्पेस टेलीस्कोप, वाइकिंग 1 प्रोब जो 1976 में मंगल ग्रह पर उतरा था, चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी, कैसिनी ह्यूजेंस जो 2004 में शनि तक पहुंचा था, और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 शामिल हैं, जिन्होंने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। ये दोनों प्रोब आज भी इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं।
आपकी सबसे पसंदीदा स्पेस एजेंसी कौन सी है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।